निठारी में जब बच्चे अचानक गायब होने लगे और एक घर के पीछे जमीन से इंसानी अवशेष निकलने लगे, तब धीरे धीरे खुला एक ऐसा खौफनाक राज जिसने पूरे देश को हिला दिया। निठारी हत्याकांड एक ऐसा मामला जिसने न केवल देश को झकझोर दिया बल्कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया पर गहरे सवाल भी खड़े कर दिए। यह कहानी शुरू होती है दिसंबर 2006 से, जब नोएडा के निठारी इलाके में सेक्टर 31 स्थित कोठी नंबर D5 के पीछे एक गंदे नाले से पॉलीथीन की बोरियां बरामद हुईं और उनमें मासूम बच्चों के नर कंकाल, खोपड़ियां और शरीर के टुकड़े मिले। यह दृश्य इतना भयावह था कि देखने वालों का कलेजा दहल गया। धीरे धीरे हड्डियों का यह ढेर एक पहाड़ का रूप ले चुका था जो एक गंभीर अपराध की ओर इशारा कर रहा था। इस कोठी के मालिक थे मनिंदर सिंह पंडेर, एक पढ़ा लिखा हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन, और उनका नौकर सुरेंद्र कोली, एक साधारण सा दिखने वाला रसोइया। पंडेर ने 2005 में यह कोठी खरीदी थी और चूंकि वे अक्सर काम से बाहर रहते थे, कोली ही इस आलीशान कोठी का करीब करीब मालिक बना रहता था। पंडेर की अय्याश रवैया के चलते कोठी में कॉल गर्ल्स का आना जाना लगा रहता था, जिसमें कोली भी मदद करता था। 2005-2006 के दौरान निठारी और आसपास के इलाकों से गरीब परिवारों के बच्चे, खासकर लड़कियां, लापता होने लगी। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने इन मामलों को गंभीरता से नहीं लिया, यह मानते हुए कि बच्चे अपनी मर्जी से भाग गए होंगे। कोठी पर किसी को शक नहीं था। हालांकि 2 घटनाओं ने इस रवैये को बदल दिया। पहली 29 दिसंबर 2006 को एक महिला जो पहले उस कोठी में काम कर चुकी थी, वहां नौकरी के लिए गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। दूसरी, पायल नाम की एक किशोरी का उसी कोठी से लापता होना। पायल को वहां छोड़ने वाले रिक्शा चालक ने पुष्टि की कि उसने उसे बाहर आते नहीं देखा। पायल के पिता नंदलाल के दबाव और पहले से दर्ज शिकायतों को देखते हुए पुलिस ने आखिरकार कोठी पर छापा मारा। अंदर पायल के कपड़े और फ़ोन मिले, लेकिन असली सदमा तब लगा जब कोठी के पीछे के नाले में पड़ी बोरियों से बच्चों के अवशेष निकले। यह एक के बाद एक चलने वाला सिलसिला था जो रुकता नहीं दिख रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी गई। डीएनए परीक्षण से पुष्टि हुई कि ये अवशेष उन्हीं लापता बच्चों के थे। 28 फरवरी 2007 को सुरेंद्र कोली ने एक इकबालिया बयान दर्ज कराया, जिसमें उसने माना कि वह बच्चों को लालच देकर बुलाता, उनकी हत्या करता, शवों के साथ दुष्कर्म करता और फिर लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता। उसने यहाँ तक स्वीकारा कि कई बार वह शव के कुछ हिस्से पकाकर खा जाता था। उसने दावा किया कि यह सब उसकी अपनी विकृत मानसिकता का परिणाम था और उसके मालिक पंडेर को इसकी जानकारी नहीं थी। लंबी कार्यवाही के बाद गाजियाबाद की सीबीआई विशेष अदालत ने कोली को 14 मामलों में और पंडेर को 3 मामलों में फांसी की सज़ा सुनाई। पीड़ित परिवारों को लगा कि 18 साल के इंतज़ार के बाद आखिरकार उन्हें न्याय मिलेगा, किंतु 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में दोनों आरोपियों को सभी मामलों से बरी कर दिया। यह फैसला कानूनी दुनिया और आम जनता दोनों के लिए एक बड़ा झटका था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले के पीछे कई गंभीर कारण दिए। अदालत ने कहा कि सीबीआई जांच में मूलभूत कमियां थीं। पहला और सबसे बड़ा कारण यह था कि एक भी अवशेष या सबूत सीधे तौर पर पंडेर की कोठी D5 के अंदर से नहीं मिला था। सारे कंकाल और हड्डियां बाहरी नाले से बरामद हुए थे, जो कोठी D5 और उसके पड़ोसी मकान D6 दोनों की सीमा पर स्थित था। दूसरा, सबूतों की चेन ऑफ कस्टडी यानी उन्हें सुरक्षित रखने और पेश करने की प्रक्रिया कमज़ोर थी। कोली के कथित इकबालिया बयान के टेप भी गायब थे, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा। तीसरा, हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच के दायरे पर सवाल उठाया। अदालत ने एक वैकल्पिक सिद्धांत की ओर इशारा किया, अंग तस्करी का। तथ्य यह था कि बरामद शवों के धड़ गायब थे। छोटे बच्चों के अंगों की अवैध दुनिया में भारी मांग है। शवों को जिस पेशेवर और सटीक तरीके से काटा गया था, उससे किसी चिकित्सकीय ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के शामिल होने का संदेह पैदा होता था।
हैरानी की बात यह है कि पड़ोस की कोठी D6 में रहने वाले डॉक्टर अमित से, जिन पर बाद में मानव तस्करी के मामले में आरोप लगे, कभी गंभीरता से पूछताछ तक नहीं की गई। इसके अलावा पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने भी शवों के डिकम्पोजिशन की समय सीमा पर सवाल उठाए थे, जो जांच में विसंगति पैदा करते थे। हाईकोर्ट ने यह भी नोट किया कि सीबीआई ने शुरुआत में दोनों आरोपियों पर आरोप लगाए, लेकिन बाद में पंडेर के खिलाफ आरोप कमजोर कर दिए गए और सारा दोष कोहली पर मढ़ दिया गया, जिससे लगता है कि पूरी साजिश का पर्दाफाश नहीं हुआ। इस फैसले ने पीड़ित परिवारों की आखिरी उम्मीद को तोड़ दिया। 18 साल के धैर्यपूर्ण इंतजार के बाद उनके सामने एक ही कठोर सवाल है, अगर ये दोनों नहीं तो हमारे बच्चों के कातिल कौन हैं? उनकी हत्या, उनके साथ हुई दरिंदगी और उनके शवों के टुकड़े टुकड़े करने का जिम्मेदार आखिर कौन है? उन्हें लगता है कि उन्हें न्याय नहीं मिला, बल्कि व्यवस्था ने एक बार फिर उन्हें धोखा दिया है। निठारी कांड अब सिर्फ एक हत्याकांड नहीं रह गया है। एक तरफ पीड़ितों का असीम दर्द और न्याय की मांग है, तो दूसरी तरफ कानून का वह ढांचा है जो दोष सिद्धि के लिए पुख्ता निर्विवाद सबूतों की मांग करता है। हाईकोर्ट ने कानून के शुद्धतावादी नज़रिए से सबूतों की कमी के आधार पर फैसला सुनाया, लेकिन यह फैसला समाज के मन में एक गहरी बेचैनी और एक अनुत्तरित प्रश्न छोड़ गया है। लेकिन अभी का अपडेट यह है कि नवंबर 2025 में सुरेंद्र कोहली को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। निठारी कांड की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि कभी कभी सच्चाई इतनी जटिल और धुंधली होती है कि वह सबूतों और कानूनी जटिलताओं के बीच दब सी जाती है। यह केस हमारी व्यवस्था की परख है और एक ऐसी त्रासदी है जिसका सच शायद ही कभी पूरी तरह से सामने आ पाए। पीड़ित परिवार आज भी एक अंतिम न्याय की प्रतीक्षा में है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस केस के असली गुनहगारों को सज़ा मिल पाएगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।